सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं पता कि कैसे निकालना है। मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है, वो अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट नहीं कर पाते और ज़्यादातर गलत इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी दे रहे होते हैं और खुद भी समझ रहे होते हैं। सो रादर देन हम गेसिंग गेम करते रहें, हम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को निकालने का एक ऐसा तरीका देखेंगे जो कि फुल प्रूफ होगा और हर किस्म की इन्वेस्टमेंट का, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या किसी और किस्म की इन्वेस्टमेंट हो, हम उसको उसमें इनपुट करके आराम से अपने रिटर्न्स निकाल सकते हैं, सिर्फ एक एक्सेल फॉर्मूले के थ्रू। अच्छा, अब इस वीडियो का आइडिया मेरे पास कैसे आया? बेसिकली मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। अब ये मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा, ये जो केसेस बताऊंगा ये एक्चुअल रियल लाइफ केसेस हैं, जिसके अंदर मैंने उन लोगों से बात की है, उन लोगों के पूरे प्लान्स लिए हैं, उन लोगों के पूरी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स लिए हैं और उसके बाद मैं उनके रिटर्न्स आपको शो करूंगा। मेरे पास बेसिकली 3 फ्रेंड्स का डेटा मौजूद है और एक उसमें से हाइपोथेटिकल चौथा फ्रेंड होगा जो मैं बात करूंगा। बेसिकली ये 3 फ्रेंड्स हैं, इन्होंने 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट किया और इसके अलावा इनकी जो टाइम ड्यूरेशन थी वो भी अलग अलग थी। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ और उनमें से जो गलतियां नॉर्मली 99% लोग कर रहे हैं आजकल अपनी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स निकालने में, वो क्या गलतियां हैं और उसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं और एक्यूरेटली किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, आज हम देखेंगे। अब मैं आपसे बात करूं तो मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने जनवरी 2021 में एक प्लॉट लिया, उसकी प्राइस तकरीबन कोई 89 लाख थी और उसको 1 करोड़ रुपए का बेचा 24 जनवरी 2022। इसी तरह एक दूसरे फ्रेंड है मेरे जिन्होंने एक प्लॉट लिया था। प्लॉट उन्होंने एक ऐसी अच्छी लोकेलिटी में लिया था, 2019 में उन्होंने लिया था वो प्लॉट, लेकिन वो प्लॉट उन्होंने बुकिंग कराई थी, उसकी उस प्लॉट की बुकिंग करा के डिफरेंट पेमेंट प्लान पे था और डिफरेंट पेमेंट उन्होंने डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट पेमेंट्स की थी और उसके बाद उन्होंने वो 2019 या 20 के अंदर, आई थिंक 20 के अंदर उन्होंने बेचा था। इसी तरह एक और मेरे फ्रेंड थे जिन्होंने एक अपार्टमेंट बुक किया था 2008 के अंदर और उन्होंने वो बेचा था, उन्होंने अभी बेचा नहीं है बाय द वे, लेकिन उनको एक जो ऑफर आई है वो तकरीबन कोई 1 करोड़ रुपए की ऑफर आई है। तो मैं बात करूंगा कि उन्होंने किस तरह से वो अपार्टमेंट लिया, उसके बाद उनको वो हैंडओवर हुआ 2018 में और उसके बाद उन्होंने उसको रेंट पे चढ़ाया। रेंट पे चढ़ाने के बाद अब लेट से वो बेचते हैं उसको, तो क्या सिचुएशन बनती है, उनको क्या रिटर्न मिलता है उस अपार्टमेंट का। इस वीडियो का जो स्पॉन्सर है वो सब्सक्राइब बटन है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्लीज वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें इस वीडियो को। अब हम बात करते हैं एक्सेल शीट के ऊपर। लेट्स गो टू द एक्सेल शीट। पहली एग्जाम्पल आपके सामने। पहली एग्जाम्पल में एक फ्रेंड है मेरे जो 24 जनवरी 2021 को उन्होंने एक प्लॉट परचेज किया। वो प्लॉट उन्होंने परचेज किया 89 लाख का और ये 24 जैन को परचेज किया था। उसके बाद 24 जैन 2022 को उन्होंने ये प्लॉट 1 करोड़ रुपए में सेल कर दिया। जस्ट टू बिल्ड अप द सिनेरियो, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लॉट है इसकी क्या उनको रेंट, इसका जो उनका प्रॉफिट रेट है वो क्या है। अगर हम इसका प्रॉफिट रेट निकालना चाहें तो सिंपल 1 करोड़ में से ये 89 लाख माइनस करेंगे, ये 11 लाख बने, 11 लाख को डिवाइड कर देंगे इस ओरिजिनल अमाउंट से, ये आ गई, इसको परसेंटेज के अंदर कर देंगे तो ये 12% की इनको रिटर्न पड़ा, यानी कि 1 साल के अंदर इन्होंने बेचा। अच्छा, ये सारे इसमें टैक्स और हर चीज शामिल हो गई, यानी कि जब बाइंग करी है इन्होंने तो लेट से इसमें कमीशन वगैरह सब शामिल था, इसी तरह सेलिंग के टाइम पे भी कमीशन भी शामिल है, टैक्स भी शामिल है, सब कुछ शामिल है इसके अंदर। ये तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई ना, किसी ने एक प्लॉट लिया, बेचा, उसके अंदर इनको 12% का रिटर्न हो गया, सिंपल सी कैलकुलेशन है, पता चल गया। थोड़ी सी हम इसके अंदर इनोवेशन लाते हैं और अब दूसरे फ्रेंड की बात करता हूं मैं आपसे। जो दूसरे फ्रेंड है मेरे, उनका ये पेमेंट प्लान था जो उन्होंने 12 इयर्स पहले उन्होंने ये प्लॉट बुक कराया था। ये उन्होंने प्लॉट बुक कराया था, ये उनकी पेमेंट डिटेल्स थी। वो मुझे उन्होंने बताया था कि बाय द वे ये जो आपको पेमेंट्स नजर आ रही हैं, ये पेमेंट हर मंथ जाना होती थी, लेकिन क्योंकि वो दुबई में रहते थे, वो जब जाते थे तो पे करते थे और बीच में उन्होंने पे भी नहीं किया था बहुत अरसे तक। उनके ऊपर इत्तेफाक से कोई पेनल्टी भी नहीं लगी थी। जिस डेवलपर ने ये उनको दिया था उसके अंदर उसने उस वक्त कोई पेनल्टी भी नहीं लगाई थी, तो वो लेट पेमेंट करते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो आप ये समझें कि 11 अगस्त 2009 को उन्होंने एक प्लॉट बुक कराया। बुकिंग की प्राइस उन्होंने जो रखी थी, अच्छा मैं ये इस वक्त ये जो कॉलम है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, जस्ट क्योंकि मैं कुछ थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्यों मैं हाइड कर रहा हूँ, बाद में इसकी जरूरत क्या थी। जो इसका जो प्लॉट की बुकिंग थी वो 68,000 की बुकिंग थी और बाद में उन्होंने
2009 के बाद पहली पेमेंट उन्होंने की मेंबरशिप फीस की 60,500, जो कि 1 जनवरी 2013 को की। उसके बाद उसी टाइम पर 2 पेमेंट्स और की, जो उन्होंने मेरे ख्याल से रिमेनिंग उनकी जो इंस्टॉलमेंट थी 6,50,000 की और तकरीबन कोई 1 लाख की। हाँ, पेमेंट उन्होंने, अच्छा नहीं, पेमेंट उन्होंने कहा था कि की थी, लेकिन वो सरचार्ज में उन्होंने एडजस्ट कर दी थी 15 और 16 इंस्टॉलमेंट की। तो उन्होंने 1 जनवरी 2013 को ये पेमेंट की, 18 अगस्त 2013 को 14th इंस्टॉलमेंट पे की 51,000 की। फिर इतने लंबे गैप के बाद 4 जनवरी 2018 को 12 लाख की एक लमसम पेमेंट की, 21 जून 2018 को अगेन पेमेंट की। इसी तरह इन्होंने पेमेंट करते गए और 13 अगस्त 2020 को उन्होंने ये प्लॉट सेल कर दिया। सेल किया 96 लाख का। अब मुझे बताएं आप कि जैसे हमने इससे पहले वाले प्लॉट के अंदर हमने बहुत आराम से उसकी एनुअल रिटर्न निकाल लिया था कि उसने हमें कितना परसेंटेज फ़ायदा दिया। इसका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से लोग इसका रिटर्न निकालते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जो तीसरे फ्रेंड थे, उन्होंने किस तरह से उनका क्या सिनेरियो था। थोड़ा सा उनको देख लेते हैं, फिर इस केस पे वापस आते हैं। बेसिकली जो थर्ड दोस्त थे मेरे, वो इस तरह था कि उन्होंने एक अपार्टमेंट बुक कराया था। ऑलमोस्ट कोई 45 लाख की टोटल अमाउंट थी, लेकिन उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ आई थिंक 9 या 10 साल पे किया था। अभी देख लेते हैं कितने साल में पे किया उसको। और वो जो पेमेंट थी उनकी, वो उन्होंने डिफरेंट टाइम में की है। और उसके अंदर वो जब उनको फ्लैट हैंड ओवर हो गया, उसके बाद उन्होंने उसको रेंट पे भी दे दिया है, और इस वक्त भी उनका रेंट पे ही चढ़ा हुआ है। लेकिन अब उनके पास एक ऑफर आई थी उस फ्लैट को बेचने की, तकरीबन 1 करोड़ की ऑफर है। पहले आप देख लें इस फ्लैट की कैलकुलेशन जरा। वो ये कि देखें, इसके अंदर फर्स्ट पेमेंट इनकी जो बुकिंग वगैरह की थी वो 24 अगस्त 2008 को थी। और उसके बाद उन्होंने इनका ये जो कैश फ्लो है, अच्छा ये कैश फ्लो में मैं शो कर रहा हूँ नेगेटिव है। इसका रीज़न ये है कि बेसिकली मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई आपके जेब से पैसे जा रहे हैं ना, कैश फ्लो है ये आपका, ये आपके जेब से पैसे जा रहे हैं, नेगेटिव में ये है। फिर एलोकेशन फाइल की उन्होंने, वो 1 लाख रुपए दिए। उसके बाद मल्टीपल इंस्टॉलमेंट पे करी उन्होंने डिफरेंट डेट्स के ऊपर। ये सारी डेट्स यहाँ पर आ रही हैं। नियर टुवर्ड्स हैंड ओवर था तो उन्होंने ज़्यादा पैसे पे किए। और उसके बाद इसके अंदर यहाँ तक इन्होंने पैसे पे किए। हाँ, 2 साल की मेंटेनेंस फीस भी इसके अंदर इन्होंने पे कर दी, और इसके अलावा जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो भी पे कर दी। तो तकरीबन कोई, मैं देख रहा था, ये कोई 45 लाख 53,000 का ये इनका अपार्टमेंट इनको पड़ा। इसके बाद जब हैंडओवर हो गया 2019 जून के अंदर, ये हैंडओवर हो गया, अब इन्होंने कहा कि यार अब मैं इसको रेंट पे दे देता हूँ। तो रेंट पे इन्होंने जब दिया तो इनको 1,60,000 का ये रेंटल एडवांस पेमेंट मिली इनको 5 महीने की। 5 महीने की मिलती है, जैसे 4 महीने की, 5 महीने की, 6 महीने की, जो भी आपको मिले, ये 5 महीने की इनको मिली। और उसके बाद इन्होंने इसको रेंट पे देना शुरू किया, और रेंट पेमेंट इनकी हुई 6 जुलाई से स्टार्ट। 6 जुलाई से ये रेंट पेमेंट स्टार्ट हुई। मुझे बताया था कोविड के दरमियान इन्होंने रेंट नहीं बढ़ाया था, तो वो साल जो पूरा गया है उसमें जो 10% बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ाया था इन्होंने। तो एनीवेज, ये एक कैश फ्लो की स्टेटमेंट है इनकी, जो इन्होंने अब तक जनवरी 2022 तक इन्होंने रेंट पेमेंट और जो मेंटेनेंस के पैसे हैं इसके अंदर आते रहे थे। इन्होंने लास्ट जून के अंदर आफ्टर कोविड रेंट बढ़ाया था 36,000। यहाँ पर नजर आ रहा है कि 36,000 इनका रेंट हो गया। जनवरी 2022 के अंदर अब इनके पास एक ऑफर है 1 करोड़ रुपए की इसको सेल करने की। अब इसका जो प्रॉफिट होगा, या इसका लेट से इसका जो प्रॉफिट रिटर्न है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इतना सिंपल तो नहीं है ये। पहले अब हम दोबारा फ्रेंड 2 के ऊपर चलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अप्रोच क्या हो सकती है हमारी। मैं इसके अंदर कुछ अप्रोचेस लिख लेता हूँ। अप्रोच नंबर 1, ये 3 अप्रोचेस हैं जो नॉर्मली लोग इसका जब एनालिसिस करेंगे इसकी प्रॉफिट रिटर्न निकालने के लिए, तो इस तरह कर सकते हैं। एक तो ये कि आप ये देखें कि सिंपली इसके अंदर आप इसको जो भी अमाउंट थी, अच्छा अब मैं इसको अनहाइड करता हूँ। इसके कॉलम को मैंने जो हाइड किया हुआ था, इसमें थोड़ा सा एक्सेल का काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन देखें अगर आपको थोड़ा सा भी फाइनेंस के बारे में सीखना है तो एक्सेल तो लाजमी सीखनी होगी। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये कोई बहुत हाई फाई नहीं है, अभी तक कोई हाई फाई नहीं है। एक फॉर्मूला आएगा इसके अंदर ऐसा जो कि शायद आपको मुश्किल लगे तो आप उसको गूगल कर सकते हैं, लेकिन बहुत आसान सा फॉर्मूला है वो। ये बेसिकली कैश फ्लो है। तो पहले वाला तो अमाउंट था, कैश फ्लो का मतलब ये कि सिंपल मैंने उसका नेगेटिव कर दिया। 68,000 था तो मैंने -68,000 कर दिया। इसी तरह जो सारी जितनी पेमेंट हमने की है वो सारी नेगेटिव में है। जबकि ये जो है
जो सेलिंग हुई है ये पॉजिटिव हुई है क्योंकि ये आपको पैसे वापस मिले हैं, ठीक है ना। अब एनीवेज अब हम आते हैं अप्रोच नंबर 1 के ऊपर। अप्रोच नंबर 1 के अंदर जो अमाउंट है इसकी वो है जो पे की है वो तकरीबन कोई 24 लाख रुपए। तो मैं इसको टोटल पेमेंट जो कर दी है हमने, तो ये 24 लाख रुपए हमने पेमेंट कर दी इनको। और जो इसकी एक्चुअल प्राइस थी वो थी जो हमने सेल किया है वो 96 लाख का सेल किया है। तो जो डिफरेंस आता है वो आता है 72 लाख के करीब। अब जो 72 लाख है इसको हम डिवाइड करते हैं इसको हम डिवाइड करते हैं 24 लाख से, ठीक है, और उसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो जो परसेंटेज आती है वो 300% है। अप्रोच नंबर 2 के अंदर हम ये देखते हैं कि अब दोबारा हम देखें कि इसके अंदर जो हमारा टोटल खर्चा था वो अगेन वही था 24 लाख। तो 24 लाख हमने लिख दिया। हमारा जो इसके अंदर जो टोटल जो वो हुआ है फायदा हुआ है अगेन हमने वो लिख लिया। अब हमें जो परसेंटेज निकालनी है वो कैसे निकालनी है? परसेंटेज निकालने का तरीका ये है कि अभी हमने जो निकाला है ना वो एब्सोल्यूट नंबर जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी और उसको हमने जो भी हमारा फायदा था उससे हमने रिलेट करके परसेंटेज निकाल ली। लेकिन ये तरीका इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये बेसिकली ये तो ऐसे ही हो गया जैसे पिछले साल हमने कोई चीज खरीदी हो, सारे पैसे पे कर दिए और इस साल हमने उसको बेच दिया हो, ये 300% का फायदा हो गया, ठीक है ना। अब हम करते हैं कि अगर ये सारी चीजें प्लस करके हम उसको अज्यूम करते हैं कि हमने सारे पैसे 2009 में ही पे कर दिए थे, तो फिर उससे क्या हमारा परसेंटेज निकलती है। अगर हम अब उसको देखें एक्सेल के अंदर बेसिकली CAGR जो होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, ये शो करता है आपको कि अगर आपने लेट से 10 साल के ऊपर कोई चीज इन्वेस्ट की और उसके बाद आपको रिटर्न मिला है 10 साल के बाद, तो आपका जो एनुअलाइज रिटर्न है वो कितना है, तो वो CAGR कहलाता है। इस पे मैं बाद में अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसको ये समझ लें कि अगर आपने फर्ज करें कोई लेट से 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए 10 साल पहले और उसको आपने री इन्वेस्ट करते रहे और 10 साल के बाद आकर आपको फर्दर कोई अमाउंट मिल जाती है उसके अंदर से, लेट से 10 लाख रुपए की आपको मिल गया 20 लाख रुपए। अब जो टोटल 20 लाख रुपए आपको मिले हैं, ये इसका जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 10 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है ये किस रेट से ग्रो हुआ है एवरी ईयर, ये आपको बताएगा। हर साल का जो ग्रोथ रेट होगा वो CAGR कहलाएगा। सो CAGR का जो एक्सेल में फॉर्मूला है वो है RRI का, ठीक है। RRI को हम लगाते हैं, इसके अंदर NPER है बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स कि हमने कितने साल के ऊपर ये कैलकुलेशन की है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 लाख रुपए आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, 20 लाख रुपए हो रहे हैं, तो वो 10 साल के लिए हो रहा है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो अगस्त 2009 से लेकर अगस्त 2020 तक हम बात कर रहे हैं, तो तकरीबन 11 साल की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम 11 साल लिखेंगे NPER के अंदर। प्रीवियस वैल्यू के अंदर लिखेंगे जो सबसे पुरानी वैल्यू थी, जो सबसे लेट से हमने स्टार्ट में पैसे पे किए थे। हालांकि अगेन मैं कह रहा हूं कि ये 24 लाख हम गलत डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हम अगर बात करते हैं कि हमने 11 साल पहले ही 24 लाख रुपए डाल दिए होते और हमें 72 लाख का, बल्कि 72 भी नहीं, हमें जो टोटल फायदा हो रहा है वो 96 लाख का होता, तो फिर हम फाइनल वैल्यू जो है हमारे पास 96 लाख है, तो क्या परसेंटेज बनती? ये 13% बन रहा है। यानी कि जो 24 लाख हमने दोनों केसेस के अंदर, एक केस में हमने समझा कि पिछले साल इन्वेस्ट किया था और इस साल हमें प्रॉफिट हो गया तो 300% का प्रॉफिट हो गया, और एक केस में हमने ये डिसाइड किया कि यार नहीं, ये जो 24 लाख रुपए हैं ये हमने 11 साल पहले इन्वेस्ट किए थे और अब जाके हमें इसका प्रॉफिट हो रहा है, तो जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है उसकी वो 13% के ऊपर है। तो ये बेसिकली आपको दिखा रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने 13% से ग्रो किया है। लेकिन ये चीज़ भी गलत है क्योंकि आपने एक साथ तो पैसे पे नहीं किए थे ना, आपने तो उसको चंक्स में पे किया है। हम इसको कैसे निकाल सकते हैं कि ये इसके ऊपर हमने जितने पैसे लगाए वो हमें एनुअल किस रेट से ग्रो करके उसने हमें रिजल्ट दिया है। हम उसके लिए एक और फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सेल का, जिसको हम कहते हैं XIRR। सो XIRR बेसिकली एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। इसका मतलब यह है कि ये सारी डेट्स को कंसिडर करेगा जो आपने पेमेंट में यूज किए हैं, ये सारी वैल्यूज को कंसिडर करेगा, कि ये कैश फ्लो को कंसिडर करेगा, और बहुत ही आसान है। आप इसको ज्यादा परेशान ना हो इसके अंदर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मैं एक्सेल शीट अगर आप बोलेंगे तो मैं अटैच भी कर दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आप इसको ये समझें कि ये आपको ये बता देगा कि आपका एक्चुअल में पैसे कितने रेट से ग्रो किए हैं एवरेज, ठीक है ना। उसकी डेट अज्यूम करेगा कि आपने किस किस डेट को पैसे डालें। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जब भी आप इस तरह का कैलकुलेशन करें, एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि आप हमेशा इसके अंदर डेट प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर डालें। एक्सेल की जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसके अंदर डेट डालें। अब हम इसका XIRR, अच्छा इसके अंदर बाय द वे जो मैं आप कह रहा था ना कि नेगेटिव में क्यों है ये, तो नेगेटिव कैश फ्लो ये शो करता है। XIRR जब भी यूज करेंगे आपको कैश फ्लो शो करना होगा, और कैश फ्लो के अंदर जो पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं
वो नेगेटिव में होंगे और जो जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो पॉजिटिव में होंगे। तो जब कैश फ्लो आपका नेगेटिव है, यानी कि पैसे आपकी जेब से गए तो यहाँ सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, और जब ये आपको पैसे मिल रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। अब मैं अगर इसका XIRR निकालूं, यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो वैल्यूज ये मांग रहा है मुझसे, वैल्यूज इसके अंदर मैं सारी की सारी दे दूंगा, ठीक है ना। जैसे आपका कॉलम होगा उसको आप ड्रैग कर देंगे। इसके अलावा ये डेट्स मांग रहा है आपसे, कॉमा कॉमा करके डेट्स आप इसकी दें इस तरह से, ठीक है ना। ये आपको डेट्स दे दी, आप ब्रैकेट क्लोज कर दें, और ये आपका परसेंटेज में, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये या तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें या डायरेक्ट आप जो इसका एक्सेल का फॉर्मूला है वो डाल दें। ये 29% एनुअल ग्रोथ आपको दिखा रहा है, यानी कि ये जो आपकी जो प्लॉट है इसने आपको 29% एट एनुअल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। ये अच्छा है कि नहीं है? बाय द वे ये प्लॉट आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर प्लॉट्स की क्या चांदी है कि ज़बरदस्त किस्म का रिटर्न है ये 29%। आई एम श्योर आपने इस तरह से कैलकुलेट नहीं किया होगा। अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे सिस्टमैटिक वे में, आप अपने एक काम करें ना, आप कोई भी आपने जो इन्वेस्टमेंट की हो आज तक उसको इसी तरह टेबल में डाल लें, उसको उसकी पेमेंट डेट्स लिखें, उस पेमेंट डेट के अगेंस्ट उसकी जो अमाउंट है वो लिखें, और इस फॉर्मूले के थ्रू अपना निकालें कि आपका XIRR क्या आ रहा है। आपका XIRR अगर तो 13-14% से ऊपर है तो आपने अच्छा काम किया, आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न है वो लेट से 9% है, 8% है, तो कोई इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं थी वो। तो अब ये 29% क्या इंडिकेट कर रहा है? वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो जब भी आपने डाले हैं, ये आपको इसने एवरेज ग्रोथ दी है 29% की। आपने जो पैसे लेट से 11 अगस्त 2009 को डाले थे और आपने जो 8 जुलाई 2019 को डाले, ये पैसे जो आपको जो एनुअल ग्रोथ की टर्म्स में अगर बात करें तो ये 29% से ग्रो किए हैं ये पैसे। तो ग्रोथ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रिटर्न दिए। अब हम अपने अच्छा, बाय द वे ये पहले जो दोस्त हैं हमारे जिसकी सिंपल सी कैलकुलेशन थी, अगर हम इसके ऊपर भी ये फॉर्मूला लगाएं, इसके अंदर मैंने दोबारा कैश फ्लो की वजह से यहाँ नेगेटिव लगा दिया है, ये कैश फ्लो समझ लें इसको, और यहाँ पर ये 12% रिटर्न आपको दे रहा था एनुअली, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ये इसको मैं XIRR के फॉर्मूले से कर लूँ, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया और इसकी डेट ये वाली, सही है ना, ये 12% दे रहा है। तो यानी कि ये दोनों कंडीशन में 12% आपको रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आप ये जो फॉर्मूला है आपका, ये 1 साल के लिए बिल्कुल वैलिड है कि अगर आप इसको यूज करना चाहेंगे ना, तो ये जो नॉर्मल आप जिस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं ये बिल्कुल सही काम करेगा। लेकिन अगर आप जब ये फ्रेंड्स 2 की बात की थी, इसमें कितना फर्क आ गया था। आपने जो अगर नॉर्मल तरीके से निकालते या तो 300% आता या वो 13% आता, वो कहीं मिडिल ग्राउंड नहीं आता। यहाँ पर आपकी एक्चुअल जो ग्रोथ हुई है वो 29% से हुई है, तो ये बड़ा फर्क है। इंटरेस्टिंगली अब हम जाते हैं अपने फ्रेंड नंबर 3 के ऊपर। जो फ्रेंड नंबर 3 ने जो अपार्टमेंट लिया था, हम उसका XIRR निकालते हैं। उस फ्रेंड ने बेसिकली जो शुरू में जितना भी कैश फ्लो था उसका पूरा नेगेटिव था। उसके बाद जब उसको एडवांस मिला अपने रेंटल का, और उसके बाद उसने रेंट रिसीव करना शुरू किया, उसके बाद उसने मेंटेनेंस कहीं कहीं पे की, उसके बाद उसने एक और दफ़ा मेंटेनेंस, लंबी वाली मेंटेनेंस पे की, उसके बाद उसका फाइनली ये बिक रहा है अपार्टमेंट, तो वो 1 करोड़ रुपए का बिक रहा है। अब हम इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। आप अपने दिमाग में सोचें कि ये क्या हो सकता है, इसका XIRR क्या होगा, और जितनी देर में आप सोच रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, और लाइक भी कर दें वीडियो को। अगर आप बोलेंगे तो मैं ये एक्सेल शीट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आपको कमेंट में डालना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। कम से कम 10 कमेंट्स आएंगे ना, तब ये मैं एक्सेल शीट अटैच करूंगा। वैसे तो मैं कर दूंगा, लेकिन कमेंट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके अंदर XIRR का फॉर्मूला लगाते हैं, सही है, और उसके बाद ये, ठीक है ना, पूरी सीरीज को हमने कैश फ्लो की उसमें डाल दिया, और डेट को भी डालना है, तो डेट यहाँ पर है। अच्छा, ये बाय द वे ये जो नंबर्स हैं ये 100% ट्रू हैं। ये जो रेंट आपको दिख रहा है ये 32,000 था और 36,000 हो गया है। जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं इस फ्लैट के इतने ही हैं, ये हर 6 महीने पे जाते हैं। ये एग्जैक्ट सेम नंबर है, ये 1 करोड़ रुपए की ऑफर है इस फ्लैट की। ये 100% करेक्ट नंबर्स हैं, और जो पेमेंट्स इनमें नजर आ रही हैं आपको ये बिल्कुल सही है। यानी कि 24 अगस्त 2008 से स्टार्ट हुई थी इसकी बुकिंग, और उसके बाद ये कंटिन्यू होता रहा 2019 में, एक डेकेड बाद, बल्कि उससे भी ज़्यादा, ये इस बंदे को जो है ना हैंड ओवर हुआ था ये अपार्टमेंट, उसके बाद उन्होंने रेंट पे दिया था। तो ऑल्दो के ये तो परेशान हो गए थे कि सोच रहे थे कि यार शायद मिलेगा ही नहीं, लेकिन इवेंचुअली मिल गया। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो प्लॉट जो कि ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 11 ईयर्स
वो आपको 28-29% रिटर्न दे रहा था, ये आपको 12% रिटर्न दे रहा है, ऑल्दो कि इसका रेंटल रिटर्न भी आ रहा है। तो इसमें देखें जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कहाँ से क्या ले रहे हैं। तो देखने में ये आपको 32,000 रुपये या 36,000 रुपये रिटर्न दे रहा है एवरी मंथ, लेकिन वो जो प्लॉट था उसने अमेजिंग किस्म के रिटर्न दिए, इससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 2.5 टाइम्स रिटर्न दिए उसने, और अभी भी दे रहा है अगर उसको होता वो। अच्छा, अब हम बात करें, अगर फर्ज करें ये वाला अपार्टमेंट वो मेरे फ्रेंड अगर नहीं बेचते अभी और वो 1 साल बाद बेचते हैं, तो यानी कि 2023 में बेचते हैं, तो फिर क्या सिनेरियो बनता है। उसके लिए मैंने एक शीट बनाई हुई है। लेट से उन्होंने यहाँ तक 2022 तक इसको नहीं बेचा, यहाँ की बात कर रहे थे ना हम, यहाँ उन्होंने यहाँ पर रख लिया उसको। अब उनके पास 36,000 रुपये रेंट आता रहा। 31 मई 2022 तक उनके पास 36,000 रेंट आया। बीच में उन्होंने 1 साल की मेंटेनेंस पे की। ये मेंटेनेंस बाय द वे ये अपार्टमेंट वाले आपको ओनर को पे करनी पड़ती है, क्योंकि इसका रेंट का सिस्टम ऐसा है। तो 84,000 इसकी मेंटेनेंस गई है, जो कि जाएगी, सॉरी, जो कि मई 2022 में जाएगी। और जो बाकी दिसंबर तक इसका रेंट लेट से एक दफ़ा फिर रिवाइज हो जाता है रेंट, जून में 40,000 रुपये रेंट हो जाता है इसका, और दिसंबर तक ये 40,000 रुपये रेंट रहता है। और जो जनवरी आता है तो जनवरी के अंदर ये 1,10,00,000 रुपये का बिक जाता है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो अपार्टमेंट है वो अगले साल 1,10,00,000 रुपये का बिकेगा, ठीक है। और इसका रेंट जो है वो 40,000 रुपये अगले साल, यानी कि जो अगले 6 महीने बाद जब इसका रेंटल रिन्यू होगा तो वो 40,000 रुपये इसका रेंटल रिन्यू होगा। और जो इसकी मेंटेनेंस है वो एज यूजुअल जाएगी जो जा रही है, तो वो -84,000 होगा 1 साल की मेंटेनेंस इसकी। अब मैं इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालता हूँ, जो XIRR निकालता हूँ। तो ये जो निकल रहा है आपको नजर आ रहा है, ये भी 12%। अच्छा, इसको अगर हम डेसिमल्स में ले आए तो ये 12.34 आ रहा है, और जो इससे पहले इनको रिटर्न मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, वो 12.17 मिल रहा था। तो आप ये समझें कि अगर इनको थोड़े से पैसे बढ़ाने अपने रिटर्न के, तो ये अपार्टमेंट हर सूरत में 1,10,00,000 का जाना चाहिए। अगर ये 1,10,00,000 रुपए का नहीं जाता, और फर्ज करें ये 1,05,00,000 रुपए का जाता है, तो 1,05,00,000 रुपए का जाता है ये, तो इसका रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगा। तो क्योंकि देखें, रेंट तो बढ़ेगा, रेंट तो 40,000 होगा, ये मुझे पता है, लेकिन इसकी प्राइस क्या होगी ये हमें नहीं पता। तो प्राइस इसकी हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1,05,00,000 रुपए हो जाएगी। इससे पहले हमने 1,10,00,000 रुपए की कही थी, तो उस वक्त इसका रेंटल जो ओवरऑल CAGR आ रहा था वो आ रहा था 12.37%, जो कि ज्यादा था फ्रॉम दिस ईयर सेलिंग 12.17%। लेकिन अगर ये अगले साल तक ले जाते हैं इसको, और अगले साल ये 1,05,00,000 का बिकता है, तो 1,05,00,000 पे इसका जो एनुअल रिटर्न होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, वो बनेगा 11.87। तो अब आप इसमें देखें, एक आप अपना वाइल्ड गैस कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, और आप सोच सकते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी मुझे फायदा दे सकती है कि नहीं दे सकती है। ये अगेन गैसिंग गेम होगा, क्योंकि हर एक को तो नहीं पता कि जो ना क्या प्रॉपर्टी की प्राइस हो सकती है। लेकिन नॉर्मली जो एस्टैब्लिश प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉर्मली वो प्राइस उनकी एक दफा बन जाती है तो बहुत ज्यादा तेजी से जल्दी नहीं बढ़ती है। तो अगर ये 1,10,00,000 रुपए का आपको पता है कि हो सकता है अगले साल तक, देन वेल एंड गुड। अदरवाइज इसको सेल करना बनता है। अगर आप कहीं और 12% से ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं तो इस अपार्टमेंट को फौरन सेल कर दें। अच्छा, बाय द वे, ये जो पूरा सिनेरियो है ये स्टॉक्स के अंदर भी इसी तरह काम करेगा, किसी और इन्वेस्टमेंट में भी इसी तरह काम करेगा। मैंने एक स्टॉक के अंदर 87% का रिटर्न लिया था एनुअली, और 3 मंथ्स के स्पैन के अंदर मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है। इस वीडियो के बाद वो आएगी, आप उस वीडियो को देखिएगा कि कौन सा स्टॉक था वो, और किस तरह से मैंने रिटर्न लिया था, और किस तरह से वो कैलकुलेशन है। ये वीडियो और ये वीडियो मैंने आपके लिए लगाई है। प्लीज इस वीडियो के बाद इन दोनों वीडियो को देखिएगा जाकर। प्लीज लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।